प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की लेजर फिजिक्स और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर का मतलब आप जानते ही हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। चार इसकी अहम प्रॉपर्टीज हैं। एक है मोनोक्रोमेटिसिटी, दूसरी है डायरेक्शनलिटी, तीसरी है यहाँ पर कोहेरेंस और चौथी है इंटेंसिटी। यही वो चार महत्वपूर्ण या यूँ कहिए कि इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इस लेज़र लाइट को दूसरे जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं लाइट के, जैसे कैडमियम लैंप है, सोडियम लैंप है, मर्करी लैंप है या इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह की जो लाइट है उससे अलग करती है, उससे इम्पोर्टेंट बनाती है। पिछले लेक्चर में हमने मोनोक्रोमेटिसिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ ले। अपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को देख करके इस प्रॉपर्टी को यानी कि मोनोक्रोमेटिसिटी को तैयार कर लीजिएगा। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ स्टडी करेंगे और वो है डायरेक्शनलिटी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि ये डायरेक्शनलिटी होती क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्शनल। आपने कभी टॉर्च से जब लाइट ऑन करते हो तो आप देखते होंगे कि लाइट थोड़ी दूर जा करके पैरेलल बीम और वो फिर डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती है, उसमें स्प्रेडिंग हो जाता है। तो हम कहेंगे कि उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं। लेकिन जो लेज़र बीम है उसको आप देखना कभी, वो दूर तक जो है एक पैरेलल बीम के रूप में जाती है, ज़्यादा फैलती नहीं है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती है और हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल है। आप साथ साथ लिखते भी जाएं। अब हमें ये तो पता चल गया ना कि डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, कि जो लेजर बीम है वो दूर तक बिना फैले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल इन कंपैरिजन टू अदर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ लाइट। लिख भी दें आप इसको यहां से कि लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल in comparison to other conventional source of light such as कन्वेंशनल सोर्स का मतलब जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, मर्करी लैंप है, सोडियम लैंप है, कैडमियम लैंप है या जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है या जो भी लाइट वगैरह है ना, उन सब के कंपेरेटिवली। तो अब हमें ये तो पता चल गया, पहला स्टेप मैं बता रहा था आपका वो पूरा हो गया है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या है। भाई लाइट पैरेलल बीम के रूप में जा रही हो तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्शनल है और डाइवर्ट ना करे अपने जो लक्ष्य है। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कोई लक्ष्य बनाया होगा, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप में एक डायरेक्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि आप अपने उस लक्ष्य की तरफ ही जाएं, बल्कि इधर उधर भटके नहीं, डाइवर्ज ना हो, डाइवर्ट ना हो, और अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें और लगातार वो हर काम करें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, यानी कि यू शुड बी हाईली डायरेक्शनल। वही बात यहाँ पर भी है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग पहुँचते हैं कि ये डायरेक्शनलिटी का हम मेजर कैसे करेंगे। देखिए, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस से हम इसे मेजर करते हैं। फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। अब आपको मैं ये बताऊंगा ये क्या होता है, अभी घबराओ नहीं, इसी को तो हमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड स्टेप तो हमारा तभी ना पूरा होगा। आप लिखेंगे इट इज मेजर्ड, यानी कि डायरेक्शनलिटी इट इज मेजर्ड बाय फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। अब बात यह है कि ये है क्या फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। इसको आप इस तरह से समझेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि ये होती क्या है। पहले मैं यहां बना देता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कोई लेजर सोर्स है, ये है कोई लेजर सोर्स, यहां से लाइट
एक नैरो बीम के रूप में पैदा हुई है और ये इसका एक्सिस है और यहाँ से लाइट आ रही है। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इसका जो डायमीटर है ना वो भी नोट कर ले। ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये d है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लो पैदा कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये लाइट बिना डाइवर्ज हुए बिल्कुल एक पैरेलल बीम के रूप में जाती है जिसे हम d²/λ जिसे रे रिलाई रेंज कहते हैं। और उसके बाद डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो होता है और ये लाइट इस तरह से डिफ्रैक्ट हो जाती है या यूँ कहिए कि बैंड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब होता क्या है, यहाँ से देखिए ये सेंट्रल लाइन जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और ये इस तरह से ये लाइट जा रही है, ये इधर भी देखेंगे आप, ये इधर जा रही है। ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है। अब ये आउटर एज है, मैं अभी आउटर एज की भी बात करूँगा। ये जो एंगल है ये थीटा इधर है और थीटा इधर है और ये जो टोटल एंगल आप देख रहे हैं ये 2 थीटा है। और ये जो फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस है ना वो यही 2 थीटा है। आप कह सकते हैं कि इट इज ट्वाइस द एंगल। ये देखिए यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये जो एक्सिस के साथ बना रहा है, इस एंगल का डबल जो है वो फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस कहलाता है। यानी कि इट इज ट्वाइस द एंगल विच द आउटर एज, ये आउटर एज है, मेक्स विद द सेंट्रल एक्सिस। यही थी। अभी मैं आउटर एज की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। इट इज ट्वाइस द एंगल विच द आउटर एज। एक नई बात आई है, आउटर एज मेक्स विद द एक्सिस ऑफ बीम। ये जो एक्सिस ऑफ बीम है, ये एक्सिस ऑफ बीम है, इसके साथ हमारा ये आउटर एज कितने एंगल बना रहा है, उस एंगल का डबल जो है ये कहलाता है फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। और इस फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस से ही हम किसको मेजर करते हैं, डायरेक्शनलिटी को मेजर करते हैं। अच्छा, ये आउटर एज क्या होता है, बार बार ये बात आ रही है कि आखिर ये आउटर एज होता क्या है। मैं आपको बता देता हूं। आउटर एज का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर होती है, एक्सिस के ऊपर होती है, और जैसे जैसे हम इससे आगे जाते हैं तो इंटेंसिटी में कमी आती रहती है और किसी न किसी पॉइंट पर या किसी न किसी एज पर जाकर के वो इंटेंसिटी 1/e टाइम्स रह जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, या इंटेंसिटी एट द सेंटर, या यूँ कहिए कि वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना उसका 1/e टाइम्स रह जाती है। उस एज को हम आउटर एज कहते हैं। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे लाइट या लेजर लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है तो कम होती जा रही है, तो किसी एज पर जाकर के उसकी इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है एट सेंटर उससे 1/e टाइम्स रह जाती है। दैट एज इज कॉल्ड आउटर एज। हम आउटर एज की डेफिनेशन बता देते हैं, जो मैंने अभी बताई है उसको आप लिख देना। क्या लिखोगे, आउटर एज इज द एज एट विच द इंटेंसिटी बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर और मैक्सिमम इंटेंसिटी। यही लिख देता हूं मैं, द आउटर एज इज द एज, ये एक एज है एट विच, देखिए अपना आर्टिकल है, जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं, अपनी नोट्स बना रहे हैं, और जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपका जो है ये आर्टिकल भी तैयार हो जाएगा, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पूरा देख रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। एट विच द आउटर एज इज द एज एट विच द इंटेंसिटी, यहां पर लिख देता हूं, एट विथ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इस लाइट की बात कर रहे हैं,
becomes 1 by E टाइम्स, टाइम्स का मतलब तो मल्टीप्लाई होता ना, 1 by E टाइम्स दी इंटेंसिटी एट दी सेंटर और मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये देखिए फिर ये हमारा आउटर एज हो गया। अच्छा एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आप कह रहे हैं सर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दो, लिख दें। तो देखिए ये जो रेंज देख रहे हो ना, इसे हम कह रहे हैं रे रिलाई रेंज बोलते हैं। ये क्या होती है, आप देखिए यहाँ से लाइट जाने के बाद कुछ डिस्टेंस तक उसमें डिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं होता, या फिर यूं कहिए कि वो लाइट बिल्कुल पैरेलल जाती है या फिर वो डायरेक्शनल रहती है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रे रिलाई रेंज। उसके बाद लाइट डाइवर्ज हो जाती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। मेरी बात समझ रहे होंगे, वही बात यहां पर लीजिए, थोड़ी सी भूमिका बना के लिखिए। आप क्या कहेंगे, कंसीडर ए नैरो बीम ऑफ लेजर लाइट, यहीं से कंसीडर ए नैरो बीम ऑफ laser light from of wavelength lambda from a narrow source of diameter। ये narrow beam है या इसका diameter कितना लिया हमने, of diameter d। The laser light remains parallel to the axis up to the distance डी स्क्वेयर बाई लैम्डा। लिख भी दें यहां पर, द लेजर लाइट या कोई भी लाइट, लेजर लाइट रिमेन पैरेलल टू एक्सिस अप टू द डिस्टेंस डी स्क्वेयर बाई लैम्डा कॉल्ड रे रिलाई रेंज। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे लिखता हूं। डिस्टेंस डी स्क्वेयर बाई लैम्डा कॉल्ड रे रिलाई रेंज, यानी कि ये है हमारी रे रिलाई रेंज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रे रिलाई रेंज, और ये है डी स्क्वेयर बाई लैम्डा। जानते हैं कि जो लैम्डा है ये तो लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, और डी जो है डायमीटर ऑफ दिस नैरो बीम, और यही कहिए कि जहाँ से लेज़र बीम प्रोड्यूस हो रही है। और इस डिस्टेंस के बाद, यहाँ के बाद जो है लाइट डाइवर्ट हो जाती है या कहिए जो डिफ्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। आफ्टर दिस डिस्टेंस, देखिए कितनी सी बात है कि इस रे रिलाई रेंज के बाद अप टू दिस डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस द लाइट स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, द लाइट स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अगर एक बात करें प्यारे बच्चों हम, कि मान लो कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और तो एंगुलर स्प्रेड कितना होगा, मतलब जैसे ना वो कितनी फैल जाएगी। देखिए फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड नैरो सोर्स ऑफ अपर्चर डी, दी एंगुलर स्प्रेड, ये चीजें हमें लिखनी है, कुछ नहीं। अभी हम क्या कर रहे थे कि पहले डायरेक्शनलिटी क्या होती है उसके बारे में बताया, फिर बताया कि भाई इसको मेजर कैसे करें हैं। हमारा सेकंड पार्ट ही चल रहा है, इसे हम फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस से मेजर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये बात बताया भाई कितनी डाइवर्ज होगी, कब होगी, कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा ना। लाइट वेव एंगुलर स्प्रेड इज गिवन बाय, उसे हम डेल्टा थीटा से लिखते हैं प्यारे बच्चों, और ये डेल्टा थीटा क्या होगी, लैम्डा अपॉन
पाई ओमेगा नोट। ये जो ओमेगा नोट है ना, ये साइज ऑफ मिनिमम साइज है किसका, वो जो स्पोर्ट है बीच का, उसकी बात करें। मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसके बारे में, आप एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ। वेयर ये जो ओमेगा नोट देख रहे हो, ये क्या है, इज द मिनिमम स्पोर्ट साइज ऑफ बीम। जैसे आप देखते हैं कि जब बीम लेज़र लाइट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका स्पोर्ट बनता है, उस स्पोर्ट का जो मिनिमम साइज है वो ओमेगा नोट है, वो चीज़ आपने लिखी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे मैंने कहा था 4 स्टेप में हम इस काम को पूरा करेंगे। पहले स्टेप में हमने आपको डायरेक्शनलिटी के बारे में बता दिया। डायरेक्शनलिटी क्या होती है, यानी कि कितनी दूर तक कोई लाइट रे जो है डायरेक्शनल रहती है या पैरेलल रहती है एक्सिस के, वो उसकी डायरेक्शनलिटी की बात करते हैं। और फिर हमने बात की थी इट इज़ मेजर्ड बाय द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस, और उसको थोड़ा सा हमने डिटेल एक्सप्लेन किया। और तीसरे स्टेप में हमने बताया था कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब फोर्थ स्टेप हमारा आ जाता है, वो है कि भाई हम डायरेक्शनलिटी लेजर में प्रोड्यूस कैसे करेंगे, पैदा कैसे करेंगे, वो और देख लेते हैं। बहुत आसान है। एक रेजोनेटर कैविटी होती है जिसके 2 मिरर्स होते हैं, और मिरर्स के सेंटर में लाइट सोर्स जो है उसे रख दीजिए, और फिर देखिए अपने आप किस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और हमारी लाइट जो है वो डायरेक्शनल हो जाती है। चलिए देखते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक हम रेजोनेटर कैविटी बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। इसमें ये 2 मिरर हैं, एक ये मिरर है और एक हमारा ये मिरर है। इसे हम मिरर M1 कह देते हैं और इसे हम कह देते हैं मिरर M2। ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, जब हम लेज़र को बहुत आगे बताएंगे, जब आपको बताएंगे सारी बातें, और ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है। और ये एक तरह से क्या बन गई, ये रेजोनेटर कैविटी बन गई प्यारे बच्चों, रेजोनेटर कैविटी है। ठीक है, ये जब भी हम लेज़र की कंस्ट्रक्शंस करेंगे ना, लेज़र के बारे में बताएंगे, तब इसके बारे में बताएंगे, अहम रोल है यहाँ पर। अब हम किसी बीम को डायरेक्शनल बनाना है तो उस सोर्स को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ से लाइट निकलेगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और ये इस लाइट का जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ये फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से ये मोर एंड मोर रिफ्लेक्शंस होंगे। और आप देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता चला जाता है, और ये जो लाइट है बिकम्स मोर एंड मोर डायरेक्शनल। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों कि ए बीम कैन बी मेड डायरेक्शनल बाय प्लेसिंग ए सोर्स ऑफ लाइट एट द सेंटर of the mirrors of the resonator cavity. Light from the source suffer multiple reflections and the radius of curvature goes on increasing and light becomes more and more directional. और आप देखे हैं जो partially reflecting होता है उधर से लाइट पैदा हो जाती है लेजर, जो कि हाईली डायरेक्शनल होती है। इसको एक बार लिख लेते हैं, देखिए क्या लिखोगे। ए बीम कैन बी मेड डायरेक्शनल बाय प्लेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट एट सेंटर ऑफ मिरर्स of resonator cavity. Light from the source suffer multiple reflections. लिख दो, जो हमने पढ़ा है समझा वही तो लिखेंगे ना। रटना तो बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए, रटोगे तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं कर पाओगे और आपके दिमाग पर भी ज़्यादा प्रेशर रहता है। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि फिजिक्स को आसान बना दें, ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आसान हो जाए।
और पूरी फिजिक्स उनको समझ में आ जाए। हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। बस आपको तो इतना ही है भाई, पूरा लेक्चर को देखें, समझें और अपने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। और अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी, प्यारे बच्चों, इन्वॉल्व कर लें, उनको भी शेयर करें ना। तो यही मैं बात कह रहा था। फिर देख लीजिए, हम वो जो पढ़ा है उसको लिख रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तो ही तो पेपर में नंबर मिलेंगे। सेंटर ऑफ द मिरर्स ऑफ द रीजनेटर ऑफ द कैविटी, द लाइट फ्रॉम सोर्स suffer multiple reflections and the radius of curvature goes on increasing and light becomes more and more डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इंक्रीज होता जाता है और ये एक बिल्कुल पैरेलल बीम बन जाएगी और एक हाईली डायरेक्शनल लेजर बीम हमें पैदा हो जाएगी, जो मिरर पार्शली रिफ्लेक्टेड है उसकी साइड से। तो देखिए, इंक्रीजिंग एंड लाइट becomes more and more directional। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी डायरेक्शनलिटी जो सेकंड प्रॉपर्टी है लेजर की, उसके बारे में बताया। पहली प्रॉपर्टी मैं पहले ही मोनोक्रोमेटिसिटी के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, और इसको आपको समझ में आ गया होगा। फिर सुन लीजिए कि डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि ए लाइट रे remains parallel to the central axis up to the certain distance and that light is called direction। मतलब जितनी दूर तक पैरेलल रहेगी, जो ज़्यादा पैरेलल रहती है बीम, बिल्कुल डाइवर्ज नहीं करती, वो डायरेक्शन कहलाती है। एंड लेजर लाइट इज मोर डायरेक्शनल इन कंपेरिजन टू अदर सोर्सेज, मैंने बताया। दूसरा, इट इज मेजर्ड बाय द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस, और उसके बारे में हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता दिया, कुछ फार्मूले बता दिए। तीसरी बात, भाई इसको हम पैदा कैसे करते हैं डायरेक्शनलिटी को? तो डायरेक्शनलिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट बिटवीन द मिरर्स ऑफ द रीजनेटर कैविटी। द लाइट रे फ्रॉम द सोर्स सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑन दीज मिरर्स and the radius of curvature goes on increasing and ultimately the light also becomes more and more directional and a fine directional beam produced from this mirror which is partially reflecting। इसे लग रहे हैं वो भी बताएं। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव। कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, किस बुक का लेक्चर चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो पहले ज़रूरत है तो हम उस पर लेक्चर डिलीवर करेंगे, अन्यथा हम थर्ड प्रॉपर्टी का लेक्चर जल्दी ही आपको बताएंगे जिसमें हम बात करेंगे कोहेरेंस की। और उस लेक्चर को देखने के लिए, इससे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने जो भी एक्टिविटी मैंने जो अभी तक बताई उनमें से किया है सब्सक्राइब वगैरह, तो उन सभी स्टूडेंट्स का मैं थैंक्स करता हूँ।